आइए मार्केट मास्टर्स में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, इकिगाई एसेट मैनेजर्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर पंकज टिब्रेवाल साहब। 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है पंकज जी का फंड मैनेजमेंट का। आप पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं कोटक म्यूचुअल फंड में, और उससे पहले प्रिंसिपल पीएनबी एसेट मैनेजमेंट में भी आप फंड मैनेजमेंट टीम में काम कर चुके हैं। ब्रिटेन से आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से मास्टर्स ऑफ फाइनेंस की डिग्री हासिल की है। साथ ही सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से आपने कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। पंकज जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बताएं सर, सब कुछ चीज़ें, सारी इवेंट्स पीछे छूट गई, जो जो चाहिए था मार्केट को सब कुछ हो गया, निकल गया, उसके बावजूद बाजार चलता क्यों नहीं? अनिल जी, बाजार हमेशा अपने को पेशेंस टेस्ट करता है। बट अच्छी बात यह है कि 2024 में मार्केट और शेयर के भाव ऊपर जा रहे थे, बट ग्राउंड रियलिटी बहुत खराब थी। आज 2026 में पूरा उल्टा है, ग्राउंड रियलिटी बहुत अच्छी है, बट मार्केट का भाव अभी अलग है और वो धीरे धीरे आ जाएगा। बहुत टाइम के बाद हम काफी पॉजिटिव हो रहे हैं मार्केट्स पर, बिकॉज जो भी लास्ट 30 दिन से मैं ग्राउंड पर हूँ, अलग अलग कंपनियों से, अलग अलग सेक्टर लीडर से, अलग अलग इंडस्ट्री वेटरन से जो मुलाकात हो रही है, उससे ये क्लियरली निकल के आ रहा है कि बिजनेस काफी स्ट्रांग चल रहा है। और अगर मैं तीसरी तिमाही के नतीजे देखूं तो काफी एनकरेजिंग है। एनएसई 500 कंपनीज को अगर मैं देखता हूं, उनकी प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट ग्रोथ उस तिमाही में करीबन 16% थी। और इसको अगर मैं लार्ज, मिड और स्मॉल में ब्रेक कर दूं, तो लार्ज कैप ने 14% प्रॉफिट ग्रोथ दिया, मिड कैप ने करीबन 19% प्रॉफिट ग्रोथ दिया और स्मॉल कैप ने करीबन 32% प्रॉफिट ग्रोथ दिया। तो ये ऐसे एनवायरनमेंट में था जहां पर आप जानते हो कि फेस्टिव सीजन सेकंड क्वार्टर में प्रीपोन हो गया था, टैरिफ की तलवार लटक रही थी 50% जो एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट की, और ऑनसेट ऑफ विंटर्स बहुत लेट से हुआ। इन सब में कॉर्पोरेट इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। और अगर जिस तरह जनवरी निकला है काफी बिजनेसों के लिए, अगर ये फरवरी मार्च में कंटिन्यू हो गया तो फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ तिमाही के जो भी नतीजे आएंगे वो भी काफी अच्छे होंगे। और मैंने तो ये लास्ट 25 साल में सीखा है अनिल जी की मार्केट में नॉइज हमेशा आता जाता रहेगा, बट फाइनली अगर मुनाफे बढ़े कंपनियों के, तो बियॉन्ड द पॉइंट मार्केट उसको इग्नोर नहीं कर सकता। और मुझे लग रहा है इस साल एफआईज की वापसी, घर वापसी जरूर होगी। और जब मैं ये 13-15% की ग्रोथ को देखता हूं कि नेक्स्ट ईयर आएगा मार्केट में, तो इंडिया टॉप 5 अर्निंग्स बेस्ट ग्रोइंग मार्केट में कहलाएगा। और लास्ट 2 साल से अर्निंग्स ग्रोथ 7-8% था, तो कोई भी एफआईज को इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ये 13-15% के आसपास आने लगेगा, आई थिंक काफी इंटरेस्ट लोगों को दिखने लगेगा। और हमारा जो पूरा सर्वे था, वो पूरे अक्रॉस सेक्टर्स था, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील प्रोडक्ट्स हो, इंफ्रा कंपनीज हो, वैल्यू रिटेलिंग गाइज हो, क्यूएसआर हो, सबने ये कहा कि 15 दिसंबर के बाद पता नहीं क्या हुआ है, बट इकोनॉमी में काफी रफ्तार आई है। और मुझे लग रहा है आने वाले समय में ये मार्केट में भी दिखेगा। और लास्ट आप 5-10 दिन से देखो, ट्रेड डील के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, लेकिन लास्ट में पुल बैक होने लगा, जो उल्टा था लास्ट 3-6 महीने से, जहां मार्केट हमेशा नीचे की तरफ ही जा रहा था। तो आई थिंक धीरे धीरे इंटरेस्ट बनने लगेगा। और मुझे यहाँ से नेक्स्ट 12-18 महीने के लिए मार्केट काफी अच्छा लग रहा है। जियो पॉलिटिकल नॉइज, अप एंड डाउन, वो सब कंटिन्यू होंगे, बट जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत टाइम के बाद अपने फेवर में दिख रही है। बढ़िया सर, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों बाजार में व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए, बायस तेजी की तरफ रखना चाहिए। छोटे मोटे ऊपर नीचे तो लाइफ में रोज चलेंगे, कल ऊपर आज नीचे, ये वो सब चलता रहता है। लेकिन आपने कहा भी कि कंपनी की कमाई बेहतर होती हुई दिख रही है, और भारतीय बाजार टॉप 5 बाजारों में रहेंगे कमाई के लिहाज से। ऐसे में क्या सर, अब आपको लगता है कि वाकई में स्मॉल कैप शेयरों को भी देखने का वक्त है? आप तो स्टॉक पिकिंग में भी बड़े एक्सपर्ट हैं। लाइफ हाई से 16-17% अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे है। क्या वहाँ रिस्क ली जा सकती है इस वक्त? 100% अनिल जी। अ, थोड़े डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। सितंबर 2024 में मार्केट ने पीक बनाया, तो ऑलमोस्ट 16-17 महीने का टाइम प्लस प्राइस करेक्शन हो गया है।
अगर आप इंडेक्स लेवल पर देखो तो इंडेक्स निफ्टी या एनएसई 500 हमें 5-10% ही गिरा हुआ दिखेगा। बट अगर आप ब्रेथ देखो मार्केट का, तो 20 से 70% निकल गया है काफी सारे शेयरों में, और मार्केट का ब्रेथ काफी खराब है। और हमने ये इंडेक्स देखा कि मिड स्मॉल कैप इंडेक्स जो है, अगर आप प्योर पॉइंट टू पॉइंट इंडेक्स का रिटर्न देखो तो 14% डाउन है। अगर मैं इक्वल वेटेड इंडेक्स कर देता हूं तो वो करीबन 20% डाउन है। और मीडियन रिटर्न ऑफ द इंडेक्स की अगर पूरे सारे स्टॉक्स का मीडियन रिटर्न मैं निकालता हूं तो करीबन 28% डाउन है। तो ये टाइम करेक्शन नहीं हुआ है, उसके साथ काफी प्राइस करेक्शन भी हुआ है। और जो अनाप शनाप वैल्यूएशन चल रहे थे स्टॉक्स में, काफी हद तक उसमें से फ्रॉथ निकल गया है। एंड जितनी छोटी कंपनी उतना बड़ा करेक्शन। लास्ट 2020 से 24 जितनी छोटी कंपनी उतना बड़ा प्राइस एप्रिसिएशन। तो मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप आज जो कोई छूना नहीं चाहता है। और ये रेंज भी स्मॉल कैप की 5,000 करोड़ से 32-33 हजार करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। तो ये छोटी कंपनियां नहीं है, ये अपने क्षेत्र में सेक्टर लीडर्स हैं। तो यहाँ पर मेरा रुझाव पॉजिटिव रहेगा। और इनफैक्ट हम अपने सारे क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि धीरे धीरे आप मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ अपना एलोकेशन बढ़ाइए। बिकॉज आने वाले 3-3.5 साल में काफी सारी कंपनियां अपने मुनाफे को डबल कर सकती हैं इस लेवल से। तो वो ट्रैक्शन हमें बहुत टाइम के बाद दिख रहा है। और वैल्यूएशन ठीक होने के कारण हमें लग रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट मैं खाली आपको और आपके दर्शकों को एक कैविएट दे देता हूं कि 2020 और 24 जैसी तेजी मत एक्सपेक्ट करिएगा। वो वंस इन अ लाइफ टाइम होती है। यहाँ पर अब स्टॉक सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो कंपनियां अच्छा नतीजा देंगी, अच्छा ग्रोथ देंगी, मार्केट उन्हें वैल्यू करेगा। जहां पर थोड़ी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू रहेगी या बैलेंस शीट कैश फ्लो इशू रहेगी, मार्केट उसे वजूहत नहीं देने वाला है। तो ये ध्यान रखें कि ये एक स्टॉक पिकर्स मार्केट रहने वाला है। बट स्मॉल कैप एंड मिड कैप वाले स्पेस में हमारा रुझाव अब पॉजिटिव हो रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छे तरीके से एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर राय आपने दी है। मतलब कहीं कोई लाग लपेट नहीं है और बिल्कुल एकदम वो क्लैरिटी के साथ। अब सर ये बताइए, दो तरह से पैसा लगा सकते हैं। एक ये कि हमारे भारत की जो थीम है, हमारे अपने यहाँ के बिजनेसेस हो, और दूसरी तरफ चूंकि अब ट्रेड डील हो रही है, ऑलमोस्ट डन ही है एक तरह से, तो अब फॉर्मेलिटी बची है, तो दूसरे ग्लोबल सेक्टर्स पे तो किस तरह से बनाएं पोर्टफोलियो, कहाँ पैसे ज़्यादा बनेंगे? क्या वो पिटे हुए शेयर ग्लोबल ट्रेड के वो खरीदे जाए, या अपनी थीम पे ही भरोसा करें भारत पर? जरा समझाइए सर। तो अगर आप पूरे पोर्टफोलियो को देखिए तो मुझे लगता है दोनों का मिक्स होना चाहिए। पहले अपने ट्रेड डील को लेते हैं, और ऑब्वियसली ट्रम्प्स आपको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं ये बेसिक अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि ट्रेड डील कंटिन्यू रहेगी और ट्रम्प ऊपर नीचे नहीं करेंगे इसको। अगर ये हुआ तो मेरी जो जानकारी है ग्राउंड पर, अनिल जी, आप शॉक हो जाएंगे नेक्स्ट 12 से 24 महीने के अंदर इतनी सारी जेवीज होने वाली हैं ग्लोबल काउंटर पार्ट से कि अपने सोच भी नहीं पा रहे हैं आज। और मुझे लग रहा है कि हर यूएस बड़ी कंपनी, हर यूरोपियन बड़ी कंपनी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट डालना चाह रही है। और वो इंडियन काउंटर पार्ट से कोई ना कोई तरीके से एसोसिएट होना चाहती है। काफी कंपनियों ने तो ये भी कहा कि हम काफी हद तक बढ़ गए थे करीबन जून जुलाई के अगस्त के आसपास। फिर ये 50% टैरिफ वाला तलवार आ गया, नहीं तो काफी चीजें होने लगी थी। हम उनके बैकएंड बन जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट वो अपने नेटवर्क में ग्लोबली सेल करेंगे, और हम स्पेशली यूएस के लिए मॉडल्स बना के देंगे। तो काफी हद तक ये बातचीत होने लगी है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये टैरिफ के 50%, 25%, 18% को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी एफडीआई का इन्फ्लो होगा। और मुझे लग रहा है ग्लोबल सेक्टर्स भी अब देखने चाहिए, बिकॉज इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तरह रूप में निकलेगा। और मुझे इसमें एक सेक्टर जो क्लियर दिख रहा है, बहुत टाइम के बाद चाइना, जहां पर इनवैल्यूएशन पॉलिसी आ रही है, मतलब एंटी डिफ्लेशन। लास्ट 25 साल में चाइना ने डिफ्लेशन एक्सपोर्ट किया है वर्ल्ड को। अब वो इन्फ्लेशन ला रहा है, चाहे वो मेटल माइनिंग में हो या केमिकल्स में हो। और मुझे लग रहा है धीरे धीरे इंपोर्ट चाइना से कम होगा। और इसके कारण जितनी भी इंडियन केमिकल कंपनियां हैं जिनकी मार्जिन
एकदम बर्बाद हो रखी हैं, उन्होंने केपेक्स कर रखा है, 5 साल से स्टॉक प्राइस कहीं भी नहीं गए हैं, वहाँ पर मुझे लग रहा है एक एक अपॉर्च्युनिटी बन रही है। प्लस दूसरे अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में देखूं तो मुझे लग रहा है डोमेस्टिक मार्केट साइड में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो ऑटो एंसिलरीज में हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स में हो, चाहे वो रिन्यूअल पार्ट में हो जो उनको डेटा सेंटर को टिकेटर करती है। तो मुझे लग रहा है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज डोमेस्टिक में है और आपका जो पोर्टफोलियो बनना चाहिए वो दोनों का मिश्रण होना चाहिए, ना कि इधर और होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अब फोकस करनी चाहिए कि 3.5-4 साल में ऐसी बॉटम अप कंपनियां कौन सी है जो अपने मुनाफे को डबल कर सकती है डिस्पाइट ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। और ऐसे अब मुझे दिखने लगे हैं 40-50-60 स्टॉक जहां पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर मुनाफे चाहे जैसा भी इन्वायरमेंट रहे डबल के आसपास आ सकता है। तो इसलिए अब बॉटम अप अप्रोच को अपना के आगे बढ़ना चाहिए। और कल मैंने एक चैनल पर बताया कि ये जो पूरी आईटी का ट्रेड है, तो हम 12-15 महीने से अनिल जी आपको याद है कि हम आईटी पर अंडरवेट थे, हमारा काफी कंसर्न था। लेकिन ये जो लास्ट वीक तक आर्ग्यूमेंट आने लगी कि ये सारी आईटी कंपनियां बंद हो जाएंगी, उनका टर्मिनल वैल्यू जीरो होगा, मेरे हिसाब से एक बहुत एक्सटेंडेड ट्रेड है, ये बहुत ही पेसिमिस्ट व्यू है। मेरा 2 मिनट मैं खाली लेना चाहूंगा इस एयर को क्लियर करने के लिए जी। कि 25 साल में 3 इंस्टेंस हुए हैं अनिल जी, जहां पर हमने देखा कि ये वापस आर्गुमेंट आया कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री खत्म। राइट। 2000 डॉट कॉम क्रैश, लोगों ने ये बोला Y2K का जो ट्रांजिशन होना था हो गया, अब आईटी कंपनियों की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पूरा बिजनेस खा जाएगा। नेक्स्ट 2003 से 2008 इंडियन आईटी के लिए एक सुनहरा वक्त था, जहां सारी कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो की और आपने देखा उन्होंने किस तरह इंटरनेट को इम्बाइब किया और अपने ग्रोथ को इनेबलर बनाया। 2012 से 2014 क्राउड माइग्रेशन की सारी चीजें क्लाउड पर चली जाएंगी, एज्योर और AWS का ग्रोथ आ रहा था और सबने बोला जो ऑन प्रेमाइस मेंटेनेंस है, सिस्टम इंटीग्रेशन है, सब बंद हो जाएगा। उसके 3-4 साल बाद क्या हुआ? क्लाउड अब सारी आईटी कंपनीज का 20 से 30-40% ऑफ रेवेन्यू जनरेटर हो गया। 2016 से 2018 सैस कंपनियां और डिजिटल कंपनियां ये पूरे आईटी कंपनियों के बिजनेस को खा जाएंगी। प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं, अब आईटी इंप्लीमेंटेशन क्यों चाहिए? क्या हुआ 3-4 साल बाद कि अब सारी कंपनियों के अपने भी प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म कंपनियों को हेल्प कर रहे हैं इंप्लीमेंट करने को एट द सिस्टम लेवल। 2026 एआई सारे बिजनेस को खत्म कर देगा। मेरे को लग रहा है एआई रहने वाला है, काफी प्रोडक्टिव रहेगा, लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज भी अपने आप को इवॉल्व करेंगे और उसके जो टूल्स हैं उसको लेके सिस्टम में जाके हर एंटरप्राइज में जाके वो लोग सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड था पेसिमिज्म एंड दैट्स व्हाई मेरे को लग रहा है कि एक मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ मर जाएगा, एआई है, बिजनेसेस को रिवॉल्व करने पड़ेंगे और इसमें भी मुझे लग रहा है बहुत टाइम के बाद अब एक अपॉर्चुनिटी दिखने लगी है इस सेक्टर में भी। वंडरफुल, बिल्कुल। और आज देखिए आप सकते हैं कि इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक जिसकी वजह से सबसे बड़ा डर था उसी के साथ टाइप हो गया, चलो झंझट ही खत्म। अब इसके आप मान के चलिए अनिल जी, चाहे जी। एंथ्रोपिक हो या ओपन एआई हो, ये सारे कंपनियां इंडिया में आके सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ टाई अप करेगी। एक बेसिक लॉजिक है, इनको एलएलएम बनाना आता है, हाँ, हाँ। एनवीडिया को चिप बनाना आता है, हम्म। बट उनको एंटरप्राइज लेवल पर जाके मतलब इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है। उनके लिए तो आपको इन्फोसिस, टीसीएस, एफसीएल टेक या कोई भी आईटी कंपनी चाहिएगा आपको, यस। राइट? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप जी हम्म। बिजनेस हो, हम्म। आपको एआई अपने पूरे चैनल में लगाना है, हम्म। अपने डेटाबेस में लगाना है। हम्म। आपके पास दो पाथ है, या तो आप 15-20 इंजीनियर्स को डेवलप करो जो राइट। लंबा प्रोसेस है, हम्म। या आप एक बड़ी कंपनी के साथ टाई अप कर लो कि ठीक है। आप मेरे यहाँ आओ, आप मेरे सिस्टम्स को देखो और जो बेस्ट एआई टूल है हम्म। उसको इंप्लीमेंट करके आप हम लोग को सोल्यूशन दो। आप करेक्ट। कौन सा चीज लोगे? आप सेकंड सोल्यूशन ही तो ऑफ लोगे। कोर्स, बिल्कुल तो सही उसमें बात। तो सारी इंडियन आईटी कंपनीज ही आएंगी। तो मुझे हम्म। लग रहा है वो लोग इवॉल्व करेंगी, हम्म। अपने आप को रिस्किल करेंगे अपने एम्प्लॉयज को। और हर बार 25 साल में ये कमेंट आया कि उनका खत्म हो जाने वाला है करेक्ट। धंधा, तो नहीं होने वाला है। मजा आ गया सब सुन के एकदम। हाँ यार, जोश आ गया थोड़ा सा, बढ़िया। और हुआ हाँ, क्या थोड़ा आना चाहिए था। लोग क्या है, लोग है ना वो बड़े ऐसे ढीले ढीले से दबे से ऐसा। कल भी हम सर और हम साथ में थे एक प्रोग्राम में शाम को।
हाँ, और जो लोग आके पूछे क्या लगता है, मैंने कहा तेजी लगती है। तेजी लगती है? नहीं सही सही बताओ। मैंने कहा सही सही बताऊँ, बहुत तेजी लगती है। फिर सर वो रुकते ही नहीं साथ पास में, फिर आगे निकल जाते तुरंत ही। फिर लेकिन माहौल बहुत अच्छा है अनिल जी, अभी पूरा पेसिमिज्म है। हाँ, दिल में चाह रहे हैं चैदी, लेकिन चेहरे से अगर आपको याद हो कल के फंक्शन में जी सारे मार्केट के दिग्गज थे, यस, लेकिन किसी के मुंह से तेजी नहीं ना निकल रही। निकल रही, वही वाली बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। माहौल जो सेटअप है वो बहुत बढ़िया है। आई थिंक यहाँ से अगर अर्निंग्स आने लगी, मुनाफे बढ़ने लगे, तो मार्केट सबको सरप्राइज करेगा। और बियॉन्ड द पॉइंट, अगर एक बार एफआई का पैसा फ्लो आने लगा ना, तो ये सारी कमेंट्री और माहौल सब कैसे सब तेज हाँ, होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर सर। उम्मीद करते हैं कि आज आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया बातें बोली। निकट भविष्य में जल्दी होपफुली सब सही होते दिखेगी, फिंगर क्रॉस। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने समय दिया और थैंक यू, विस्तार से बातचीत की और डायरेक्शन दिया हमें बाजार के बारे में, और डायरेक्शन से ज़्यादा कॉन्फिडेंस। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।